Hi everyone, welcome back to our YouTube channel High Marks Academy, and in today's lecture we will cover part 3 of the fundamental unit of life. इससे पहले हमने दो वीडियोस के अंदर ये डिस्कस किया है कि जो सेल होता है वो क्या होता है। सेल से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में डिस्कशन किया है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में भी हमने कवर किया है पोर्शन। आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सेल होता है उसके अंदर कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और उन ऑर्गेनल्स का क्या रोल रहता है। सो वी विल स्टार्ट विद आवर लेक्चर। यहाँ पर हमने दोनों डायग्राम ली है, एनिमल सेल के और प्लांट सेल के, जो कि एनसीईआरटी में है। नाउ व्हाट वी विल डू इज कि हम एक एक करके ऑर्गेनल्स को स्टडी करेंगे एंड देन ऑर्गेनल्स को हम प्लांट और एनिमल सेल के कंपैरिजन में पढ़ेंगे कि वो ऑर्गेनल्स कहाँ पाए जाते हैं और उनका क्या रोल होता है। सो द फर्स्ट ऑर्गेनल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस जो होता है वो एक ऑर्गेनल पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। दैट इज न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और वहां पर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो ये जो होता है ये सेल का जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो ऑर्गेनल होता है ये पाया जाता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर सेल एक बना लेते हैं, सेल के अंदर हमने देखा था डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, ये दोनों सेल्स में पाया जाएगा, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाएगा। और बीच बीच में इसमें न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं ताकि मटेरियल एक्सचेंज हो सके न्यूक्लियस से और साइटोप्लाज्म के बीच में। अब जब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये कुछ पतली फ्लैटेंड शीट्स होती हैं जो कि न्यूक्लियस को सराउंड करती हैं। और वो कैसे करती हैं? कुछ इस तरह से। यहां जो है आपको न्यूक्लियस के अराउंड जो देखने को मिलेगा दैट इज दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? न्यूक्लियस के अराउंड पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है जो कि थिन शीट्स या फिर हम ऐसा कह सकते हैं थिन मेम्ब्रेन से बना होता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है फ्लैटेंड शीट्स है। फ्लैटेंड शीट्स मतलब कैसा है? अगर आप देखें तो आपको एक शीट जो है यहाँ पर कैसी दिखेगी, काफी पतली पतली फोल्डिंग्स दिखेंगी यहाँ पर शीट्स की। सो ऑल दीज शीट्स टुगेदर फॉर्म वेसिकल्स और वी कैन से ऑब्लॉन्ग बैग्स, वी कैन से दे आर एक्सटेंडेड बैग्स जो कि न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं और ये सिंगल मेम्ब्रेन के बने होते हैं। दैट मीन्स कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक नेटवर्क है शीट्स का। We can say it is a network of sheets or it is a network of continuous vesicles which surround the nucleus. But endoplasmic reticulum जो sheet है, एक sheet is made up of only one membrane. Okay. Now next important point is that endoplasmic reticulum जो होता है ये पाया जाता है दो टाइप्स का। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दोनों तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते क्या है? First thing is that for endoplasmic reticulum we certain times use the abbreviation as ER. Okay, so ER will represent endoplasmic reticulum so that we can study it in ease. Now, अब हमने पढ़ा दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which is also abbreviated to RER and SER, that is smooth endoplasmic reticulum. Now why do we require these two types of reticulums और इनका यूज क्या होता है? बेसिक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस को सराउंड करता है और नेटवर्क होती है वेसिकल्स की। अब अगर दो टाइप के रेटिकुलम है, चाहे वो स्मूथ हो चाहे वो रफ हो, सराउंड वो न्यूक्लियस को ही करेगा। बट रफ को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर कुछ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, उसके ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम्स। तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये क्या है? राइबोसोम्स। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाएगा राइबोसोम्स दे विल बी कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे वो कहलाएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वाला जो पोर्शन है जहां पर कि कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है दे विल बी कॉल्ड एज स्मूथ ER और वी कैन से SER,
So two types of reticulum are rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Now हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था कि जो राइबोसोम्स होते हैं उनका क्या काम होता है. राइबोसोम दोनों सेल्स में पाए जाएंगे, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो. राइबोसोम्स, इफ यू रिमेंबर, हमने एक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था राइबोसोम्स का, जो कि कुछ इस तरह से पाया जाता है, राइट. और ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं. सेल के अंदर जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है राइबोसोम. तो राइबोसोम को हमने क्या नाम दिया था, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. दिस इज द राइबोसोम्स. राइबोसोम्स. अब ये जो राइबोसोम्स है, अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं तब हम उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और अगर किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स एब्सेंट है तब वो कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दो तरह के रेटिकुलम हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, SCR और RER. नाउ वी विल जस्ट हैव अ लुक एट ऑल द पॉइंट्स. इज दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, न्यूक्लियस को सराउंड करता है. It consists of a network of membrane bound sheets. membrane bound sheets है, ये हम डायग्राम से समझ सकते हैं. ये न्यूक्लियस है, ये सारी membrane bound sheets है. Okay, and each sheet is made up of a single membrane. Now these sheets or tubes we can say are similar to the plasma membrane. How? हमने plasma membrane डिस्कस करते टाइम में डिस्कस किया था कि जो plasma membrane यानी जो सेल की मेम्ब्रेन है, this is the plasma membrane और the cell membrane. तो ये किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की. PM और CM here means plasma membrane और दी सेल मेम्ब्रेन. तो ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की. सिमिलरली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, ये जो ब्लू वाली शीट है, ये किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की. दैट इज व्हाई इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दी मेम्ब्रेन ऑफ दी सेल, दैट इज दी सेल मेम्ब्रेन और दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगेन दो टाइप्स के हैं, RER और SCR. अब RER SCR को हम ब्रीफ में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि इनका काम क्या होता है. RER इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो हम एक बार फिर से डायग्राम बना लेंगे कि अगर ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ न्यूक्लियस से जॉइंट है अगर ये, तो इसके ऊपर जो पार्टिकल्स पाए जाएंगे राइबोसोम्स के, दे विल बी कॉल्ड एज राइबोसोम्स. ये किस चीज में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा. ओके, तो दीज आर कॉल्ड एज दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये सब येलो वाले क्या है, राइबोसोम्स है. और राइबोसोम्स विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. तो rough endoplasmic is called rough endoplasmic reticulum because of the presence of ribosomes on their membrane that will help in the synthesis of protein. तो अगर ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं तो राइबोसोम्स क्या करेंगे ना, कि जो प्रोटीन बनता है मेम्ब्रेन पे सिंथेसाइज करेंगे और सीधा उस प्रोटीन को बना के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर भेज देंगे. ये ब्लू वाले क्या हैं, जो प्रोटीन बनाए हैं राइबोसोम्स ने. और ल्यूमेन की अगर हम बात कर लें तो ल्यूमेन और कुछ नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जितना स्पेस है उसे हम कहते हैं ल्यूमेन. इनफैक्ट ऑर्गेनल्स के अंदर का जो स्पेस होता है वो मैक्सिमम केसेस में कहलाया जाता है ल्यूमेन. ठीक है, तो ल्यूमेन के अंदर क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर रफ है तो राइबोसोम्स प्रोटीन बना के सीधा ER के अंदर उसको सेंड करते जाएंगे, इंसर्ट करते जाएंगे. ओके, एक बार ये सारे प्रोटीन्स बन गए तो उसके बाद क्या होता है, जहां पर भी इन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है सेल के अंदर, वहां पर ये सेंड कर दिए जाते हैं. ठीक है, अब वो रिक्वायरमेंट चाहे किसी ऑर्गेनल के अंदर हो या फिर वो रिक्वायरमेंट हो सपोज किसी भी मेम्ब्रेन पे रिक्वायरमेंट हो, या फिर अगर वो हो सकता है सेल के साइटोप्लाज्म में ही अगर उसको रहना हो तो इट विल स्टे इन द साइटोप्लाज्म. बट व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस इज दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है तो उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाएंगे. नाउ यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होता है R से. रफ एंडोप्लाज्मिक है R से, सो यू कैन इजीली रिमेंबर कि रफ एंडोप्लाज्मिक को रफ इसलिए कहा जाता है बिकॉज उस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है. सो R से रफ है और R से ही राइबोसोम्स होता है. नेक्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा समझ सकते हैं, वो वाला रेटिकुलम जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे. तो अगर ये हमारा ER है
इस पे कोई भी अगर राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे हैं, एज इट इज रहेगा ये, तो ये कहलाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर इसके पास राइबोसोम्स नहीं है तो फिर इसका काम क्या है? ये तो ऑफ कोर्स समझ में आ रहा है कि अगर इस पे राइबोसोम नहीं है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में तो काम नहीं करेगा। दैट मीन्स इट विल नॉट सिंथेसाइज एनी काइंड ऑफ प्रोटीन्स, बट इसका काम क्या होता है? कुछ और बायोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस करना, जैसे कि लिपिड्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बना देता है लिपिड और फैट्स को। लिपिड और फैट्स को बनाने के बाद ये क्या कर देता है? उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेज देता है वेसाइकल में पैक करके। इसी को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है SCR का। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ से कि अगर हम SCR की बात करें तो SCR क्या करता है? लिपिड्स और फैट मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करता है, उसको वेसाइकल्स के अंदर पैक करता है, जो कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और उसको सीधा मेम्ब्रेन पे भेज देता है। क्योंकि इफ यू रिमेंबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है? फॉस्फो एंड लिपिड्स, दैट मींस फॉस्फेट एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो फैट और लिपिड्स को क्या कर देता है? मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्ट कर देता है वेसाइकल के फॉर्म में, और वो हेल्प करता है मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में। अगर हम कुछ स्पेशल सेल्स की बात करें, लिवर सेल्स, वो भी वर्टिब्रेट्स के लिवर सेल, तो वहां पर जो SCR होता है उसका क्या काम होता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स एंड ड्रग्स। यानी सेल के अंदर अगर कोई पॉइजन है, ड्रग है, या ऐसा केमिकल है जो कि हार्मफुल है, जो कि टॉक्सिन की तरह एक्ट करता है, वो सेल के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो उस केस के अंदर जो SCR होता है लीवर सेल्स का, यू हैव टू रिमेंबर द SCR ऑफ लीवर सेल्स विल हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ओके, एक बार अगर हम इसे डायग्राम से समझे ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल सेल, तो हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास अगर हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड एज दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं। और इधर जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस आपको सेंटर में दिख रहा है, येलो से वी कैन हाईलाइट द न्यूक्लियस। ठीक है, येलो से वी विल जस्ट हाईलाइट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास पाया जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो इट विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, और स्मूथ विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। अब जैसे ही फैट्स और लिपिड्स बने, इसके बाद क्या होता है? ये छोटे छोटे वेसाइकल्स के अंदर पैक हो जाता है और मेम्ब्रेन के पास सेंड कर दिया जाता है। यहाँ पर ये सारी वेसाइकल्स है येलो कलर की, सारा फैट फॉस्फोलिपिड लेकर मेम्ब्रेन पे आ जाएगा और मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड, इट इज कॉल्ड एज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नाउ प्लांट सेल में अगर हम देखें तो प्लांट सेल में भी हम सेम स्ट्रक्चर को नोटिस कर सकते हैं, दैट देयर इज गोइंग टू बी एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस अगेन यू कैन सी ओवर हियर, न्यूक्लियस के आसपास देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पे राइबोसोम्स है। यहाँ पर दिख रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ वाला वापस से क्या करेगा? मेम्ब्रेन में वेसाइकल्स बनाएगा और वेसाइकल्स को भेजेगा मेम्ब्रेन की तरफ। देखो यहाँ पर ये वेसाइकल्स है, वेसाइकल को भेज देगा ये मेम्ब्रेन में, और मेम्ब्रेन क्या करेगी? सिंथेसिस होने लगेगी मेम्ब्रेन की। Okay, so the first organelle we have completed. Now we will move to the next organelle, that is the Golgi apparatus. अब Golgi apparatus क्या होता है, उसके लिए हम वापस से एक बार सेल का स्ट्रक्चर बना लेंगे। सेंटर में we will consider the nucleus. उसके चारों तरफ हमने देखा था ER प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने पढ़ा है अभी पिछली स्लाइड के अंदर। तो ये हमारा ER है जो कुछ इस तरह से पाया जाएगा। अब ये दो टाइप का हो सकता है, RER और SCR, जो हमने डिस्कस किया है अभी अभी। एक और स्ट्रक्चर होता है गोल्गी अपैरेटस, ये गोल्गी बॉडी भी आप बोल सकते हैं। ये थिन सैक्स होते हैं, इस तरह से पाए जाते हैं सेल के आसपास। ठीक है, और यहाँ पर इनकी कुछ वेसाइकल्स पाई जा सकती हैं। तो अब इनका काम क्या होता है गोल्गी अपैरेटस का, हमें ये देखना है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि गोल्गी में होता क्या है, तो जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए डिस्कस किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, एक तरह के फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स है, मतलब पतली शीट्स हैं जो कि एक के बाद एक अरेंज्ड है।
ठीक है। अगर हम बात करें गोल्गी की, तो गोल्गी के अंदर क्या होता है, फ्लैटेंड सैक्स, अगेन वी कैन से फ्लैटेंड सैक्स और वी कैन आल्सो से थिन शीट्स, ठीक है, थिन शीट्स ही है एक तरह की, विच आर प्रेजेंट पैरेलल टू ईच अदर विच आर कॉल्ड एज सिस्टर्न्स। तो अगर आप डायग्राम देखें तो आपको समझ में आएगा पैरेलल क्या है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये क्या है, पैरेलल तो मूवमेंट है। पैरेलल इफ यू नो व्हाट डज पैरेलल मीन, विच आर लाइक दिस, ये वाला जो पैटर्न होता है इसे हम कहते हैं पैरेलल पैटर्न। तो अब क्या होता है, जो गोल्गी की जो शीट्स होती हैं या फिर हम ऐसा कहें जो गोल्गी के सैक्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और ये जो एक सैक है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, सिस्टर्न, दे आर कॉल्ड एज सिस्टर्न, ठीक है। सो वी विल जस्ट लेबल इट एंड वी विल कॉल इट एज सिस्टर्न, इट इज कॉल्ड एज सिस्टर्न। एक जो हमारे पास शीट है या एक जो सैक है उसका नाम होता है सिस्टर्न। अब ये जो होता है कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये जो ईआर है उसके मेम्ब्रेन से कनेक्टेड पाया जाता है। हमने अभी देखा न्यूक्लियस के पास में है ईआर, वी विल जस्ट लेबल इट ऑल्सो, ये वाला हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा ईआर वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये हमारा गोल्गी है। तो जो गोल्गी है कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ये ईआर के साथ कनेक्टेड हो सकता है, दिस इज द गोल्गी apparatus और वी कैन से गोल्गी बॉडीज, ओके। तो ये जो है गोल्गी बॉडीज कई बार हो सकता है ईआर के साथ कनेक्टेड हो, उसे हम कहते हैं सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम, सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम, ओके। सो वी हैव डिस्कस्ड 2 पॉइंट्स अगेन, क्या है कि वो फ्लैटेंड सैक्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल पाए जाते हैं, और क्या होता है ये कई बार ईआर के साथ कनेक्टेड भी पाए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज ईआर गोल्गी सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो गोल्गी होती है ना, इसकी भी एक शीट, इट इज मेड अप ऑफ वन मेम्ब्रेन, जैसा हमने डिस्कस किया था ईआर में कि ईआर में पाई तो जाएंगी बहुत सारी शीट्स, देखो दिस इज वन शीट, सेकेंड शीट, पाई जा रही है बहुत सारी शीट, बट ये जो एक शीट है ये एक मेम्ब्रेन की बनी हुई है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। सिमिलरली गोल्गी के अंदर भी देखा जाए तो बहुत सारे सैक्स पाए जाएंगे, सपोज दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन, बट ये जो एक सैक होता है इट इज ऑल्सो अ सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, it is a single membranous structure. Why am I telling you all these things is because कुछ सेल ऑर्गेनल्स दो मेम्ब्रेन के मिलके बने हुए होते हैं और कुछ सेल ऑर्गेनल्स वो होते हैं जो एक ही सेल मेम्ब्रेन के मिलके बने हुए होते हैं। तो वी हैव टू रिमेंबर कि कौन सा जो सेल ऑर्गेनल है वो एक मेम्ब्रेन का है और कौन सा जो है वो दो मेम्ब्रेन का है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है ईआर गोल्गी दोनों ही एक एक मेम्ब्रेन के हैं, बट both of these organelles have multiple sacs या multiple sheets होती हैं उसके अंदर, ठीक है। Now अब हमने देखा था कि ईआर का काम हमें पता लगा कि रफ ईआर क्या करेगा, स्मूथ ईआर क्या करेगा। वैसे कुछ फंक्शंस हैं गोल्गी के ऊपर राइबोसोम से नहीं है तो ऑफ कोर्स वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं कर सकता, बट जो भी काम है स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का और पैकेजिंग का वो काम करता है गोल्गी अपैरेटस। जितना भी प्रोडक्ट को स्टोर करना है या प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करने हैं या उन प्रोडक्ट को पैकेज करके सेल के अंदर कहीं पे भेजना है, वो सारा काम होता है गोल्गी का। अब ये होता कैसे, एक बार हम इसको ये देख लेंगे कि सपोज ईआर अगर गोल्गी के साथ कनेक्टेड है तो जो सारा मटेरियल होता है ईआर का वो जाता है गोल्गी के पास, ठीक है। गोल्गी क्या करता है, उसको छोटे छोटे वेसाइकल या कंपार्टमेंट्स के अंदर पैक कर देता है, कुछ चेंज करना होता है तो चेंज कर देता है, अगर उसके अंदर चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो डायरेक्ट पैक हो जाएगा, और अगर कोई चेंज रिक्वायर्ड है तो उस केस के अंदर पहले चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड एज द मॉडिफिकेशन होगा, फिर उसको पैक करके वेसाइकल्स के थ्रू कहाँ भेज दिया जाएगा, जहां पर भी सेल में रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर सपोज गोल्गी ने कोई वेसिकल बनाई है, सपोज ये कोई वेसिकल है, तो ये वेसिकल या तो साइटोप्लाज्म में रह सकती है, इट कैन स्टे इन द साइटोप्लाज्म अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है कि ये सेल मेम्ब्रेन पे चली जाए, मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में हेल्प करे, और हो सकता है सेल के अंदर ही किसी दूसरे ऑर्गेनल के पास चली जाए। सो तीन पाथवे हो सकते हैं कि जो प्रोडक्ट जो भी स्टोर किया गया है या तो वो किसी दूसरे ऑर्गेनल के पास चला जाए या फिर सेल मेम्ब्रेन पे चला जाए या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहे, ओके। सो द प्रोडक्ट्स ऑफ ईआर आर पैक्ड एंड डिस्पैच्ड टू डिफरेंट टारगेट्स वाया द गोल्गी अपैरेटस। हमने यही पॉइंट अभी डिस्कस किया है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार गोल्गी सिंपल शुगर्स को कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स शुगर्स के अंदर। सिंपल शुगर्स को, काफी सारी शुगर्स को एक के बाद एक कनेक्ट करके वो क्या कर देता है, कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है, लार्जर मॉलिक्यूलर वेट की शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। Now one more important point is कि it helps in the formation of lysosomes। ये भी एक ऑर्गेनल है जो कि क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ हमें क्या ध्यान रखना है कि जो गोल्गी है वो किसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है, लाइसोसोम्स की। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट ऑर्गेनल जो कि हमने पिछले स्लाइड में अभी डिस्कस किया है कि गोल्गी विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अब ये लाइसोसोम्स क्या है, हम वापस से वही स्ट्रक्चर एक बार देख लेंगे। फिलहाल के लिए विल जस्ट सिंप्लीफाई द सेल। हम बना लेते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इधर पाया जाता है हमारा ER, उसी के पास में हमारा पाया जाता है गोल्गी। अब ये जो गोल्गी होता है ये फॉर्मेशन में हेल्प करता है लाइसोसोम्स की। ठीक है, तो लाइसोसोम्स क्या है, और कुछ भी नहीं है, छोटा सा वेसाइकल है, एक तरह का वेसाइकल है, कंपार्टमेंट है इस तरह से। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या है, कुछ तरह के वेसाइकल या कंपार्टमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि जो लाइसोसोम्स है एक तरह की वेसाइकल है, कंपार्टमेंट है। ठीक है, छोटा सा कंपार्टमेंट है जो कि क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को स्टोर करता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि गोल्गी जो है वो लाइसोसोम्स को बना के सारा साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ता जाता है। ओके, हम अगर देखना चाहें कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा और, तो कुछ 3D स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि हमारी, अगर हम इस लाइसोसोम को बीच में से कट कर देते हैं तो हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ से कट कर देते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और ये हमारा लाइसोसोम है। ये सब किसने हेल्प किया है फॉर्मेशन में, गोल्गी बॉडी ने हेल्प किया है। दीज आर द लाइसोसोम्स। अब क्या होता है, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, डाइजेस्टिव मींस किसी चीज का डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, कॉम्प्लेक्स चीजों को छोटी चीजों के अंदर तोड़ देना। तो ये किसका काम है, लाइसोसोम्स का। और लाइसोसोम्स किसने बनाए हैं, गोल्गी बॉडी ने बनाए हैं। नाउ लाइसोसोम्स भी किसके अंदर पाया जाएगा, प्लांट एनिमल्स दोनों के अंदर ही पाया जाता है। मोस्टली प्लांट्स के अंदर कभी कम क्वांटिटी में देखा जाता है ये। और अगर हम बात करें कितनी मेम्ब्रेन का बना होता है, तो अगेन इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब आपको दिख ही रहा है, देखो एक ही मेम्ब्रेन है, बस इसकी एक ही मेम्ब्रेन है जो रेड से हमने दिखाई है, अब मैंने इसको व्हाइट से कर दिया है, यानी कि इसका है एक ही मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। और किसने बनाया ये स्ट्रक्चर, made by the Golgi apparatus, और it has digestive enzymes। digestive enzymes क्या करेंगे, they will help in the digestion of some products, so they are made up of digestive enzymes, जो कौन बनाता है, RER। RER is the rough endoplasmic reticulum। तो ये जितने भी एंजाइम्स आपको दिख रहे हैं ब्लू में, ये सब कौन बना के भेज रहा है, RER, that is the rough endoplasmic reticulum। So अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि लाइसोसोम जो है सिंगल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनल है, गोल्गी apparatus को बनाने में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है, और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कौन बनाता है, RER बनाता है। हमने ये देखा कि ये किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। बट डाइजेशन किस चीज का, ऐसा नहीं है कि ये हर चीज को डाइजेस्ट कर लेगा। इसका काम होता है सेल के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल है, कोई भी टॉक्सिन है, कोई भी पॉइजन है, या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि फॉरेन है। फॉरेन मींस कि जो सेल उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, सेल उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि फॉरेन है या फिर जो भी वॉर्न आउट सब्सटेंस है, दैट इज कि वो सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंस जो है वो खराब है, सेल के लिए यूजफुल नहीं है, सेल पे बस एक बर्डन की तरह है, उसको ये सब डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन करके उसको क्लेंज कर देता है। तो ये जो एंजाइम्स है लाइसोसोम्स के अंदर, ये क्या करेंगे, उन पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे और सेल के अंदर से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको सारा क्लेंज कर देंगे। तो अभी हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि दे हेल्प इन द डाइजेशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है तो वो डाइजेशन में तो हेल्प करेगा, बट किसका डाइजेशन, वेस्ट मटेरियल का।
फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया और फूड, यानी ऐसा फूड और ऐसे बैक्टीरिया जो कि बॉडी को हार्म कर सकते हैं, उन सबको ये क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स कर देता है ताकि सेल पे कोई हार्म ना हो। And worn out organelles or worn out substances which are of no use to the cell, they do not serve any purpose to the cell now, they are just acting as a burden on the cell, तो उन सबको भी ये रिमूवल में हेल्प कर देता है। and thus they keep the cell clean, of course क्योंकि डाइजेशन कर रहा है सारे खराब सब्सटेंसेस का, तो क्या होगा, जितना भी सब्सटेंस है जो कि यूजफुल नहीं है अब, वो सब क्लेंस होता चला जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है गोल्गी के लिए वो ये आता है कि जो गोल्गी होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है? क्योंकि उसके पास क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये रिएक्शन को आप एक बार याद कर सकते हैं, ऑल्दो ये बहुत ही सिंपल है याद करने में, बिकॉज हमने ये पढ़ा है कि क्या करता है लाइसोसोम्स, कि वो सारे वेस्ट मटेरियल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। पॉइजन है, टॉक्सिन है, या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो उस केस के अंदर होता क्या है कि जितना भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, वेस्ट क्या हुआ, ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स हुआ नेचर के अंदर, तो उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर। और कैसे कर पाता है? क्योंकि उसके पास क्या पाया जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। ओके, अगर हम पीएच की बात करें लाइसोसोम्स की, तो जो पीएच होता है लाइसोसोम्स का वो होता है एसिडिक, यानी लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है, कैसा इन्वायरमेंट होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट पाया जाता है। ओके, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट लाइसोसोम्स, इट इज द लास्ट वन बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, उनका ऑल्टरनेटिव नेम क्या है और क्यों है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि सेल के अंदर जो भी वेस्ट है, सपोज वी कैन अज्यूम कि कोई वेस्ट मटेरियल है सारा, तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे, इन सबको डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इनको ब्रेक डाउन कर देंगे, छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के इनको सेल से रिमूव कर देंगे, और जैसे ही रिमूव करेंगे तो क्या होगा, सेल से जितना भी डर्ट है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो भी वॉर्न आउट सब्सटेंस है, वो सारा सेल से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी जब कभी एडवर्स कंडीशन है, मतलब कि जो सेल के अंदर जो है कंडीशंस क्या है, दे आर नॉट फेवरेबल, जैसे कि सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म कभी कभी अगर ऑल्टर हो जाए, खराब हो जाए, या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। ठीक है, ऑल्टर्ड कंडीशन या एडवर्स कंडीशन वो कंडीशन होती है जो कि नॉर्मल कंडीशन नहीं है। एक होता है कोई सेल अपनी नॉर्मल स्टेट में काम करता रहे, सपोज सेल पे प्रेशर ज्यादा है, या फिर सेल जो है उसकी एज हो चुकी है, नाउ इट हैज टू अंडरगो सेनेसेंस और सेल की डेथ होनी है, या फिर सेल पे किसी चीज का अटैक हो चुका है, तो वो सारी कंडीशन क्या होती है, एडवर्स कंडीशन होती है, जहां पर सेल का जो मेटाबॉलिज्म है या तो वो ज्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है। और जब सेल डैमेज हो चुका होता है, जब सेल डैमेज हो चुका होता है, तो लाइसोसोम का क्या काम होता है, लाइसोसोम उस केस के अंदर क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं इंस्टेड ऑफ डाइजेस्टिंग द वेस्ट। ये क्या करते हैं, पूरे ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं इंस्टेड ऑफ डाइजेस्टिंग द वेस्ट। तो अभी हमने ये देखा था कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, हमने स्टार से दिखाए हैं, ये जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको सारा एब्जॉर्ब करने लगेंगे और सारे सेल को क्लीन रखेंगे। बट अगर कंडीशन ऑल्टर्ड है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि अगर कंडीशन ऑल्टर्ड है, नॉर्मल स्टेट में ऐसा नहीं होता है, पर अगर सेल की जो कंडीशन है वो एडवर्स कंडीशन है, तो ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं, ये ब्रेक ओपन हो जाते हैं, ये खुल जाते हैं, और सारा इनका जो कंटेंट है ना वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और ये पूरे के पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, सारे एंजाइम्स दे विल डाइजेस्ट द, ये सारे एंजाइम्स मिलके ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देंगे। अगर ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाएंगे तो क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगी, सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। That is called as the that is why they are called as the suicidal bags or suicide bags of the cell, क्योंकि उस केस के अंदर क्या करते हैं, इनका काम ओरिजिनली क्या है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, बट अगर एक्टिविटी खराब है तो पूरे ही सेल को ये एनगल्फ कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, तो सेल डेथ हो जाएगी। Okay, now we have to come to the next important organelle again. This is the mitochondria. अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, वापस से हम एक बार सेल का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये कोई सेल है, वापस से हम लेबल कर लेते हैं यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द एंटायर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस है, ईआर है,
इधर हम मान लेते हैं गोल्गी है। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि दोनों प्लांट सेल्स एनिमल दोनों में पाया जाएगा। और देखो किस तरह का पाया जाता है ये। कुछ इस तरह का ऑर्गेनल पाया जाता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है क्योंकि इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब काम क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, पहली बात तो ये दोनों सेल्स में पाया जाएगा, प्लांट हो चाहे एनिमल हो। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ध्यान रखिए कि अभी तक न्यूक्लियस के बाद में ये हमने पहला ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा है जिसके पास दो मेम्ब्रेन है। चाहे ईआर पढ़ा हो हमने, गोल्गी पढ़ा हो, लाइसोसोम्स पढ़ा हो, सभी एक ही मेम्ब्रेन के मिलके बने हुए हैं। पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसके बना है? दो मेम्ब्रेन से मिलके बना हुआ है। हम लेबल भी कर लेंगे कि ये वाली होती है आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, जो कि बिल्कुल नॉर्मल मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन होती है ये वाली, इट इज द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन कौन सी है? अंदर वाली है। अब ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना, अगर आप देखें इसको तो आपको दिखेगा कि ये फोल्डेड है। बाहर वाली मेम्ब्रेन बिल्कुल रेगुलर है, सर्कुलर है। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या है? फोल्ड्स पाए जा रहे हैं, टर्न्स पाए जा रहे हैं। तो ये जो टर्न्स होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? क्रिस्टे। All these turns are called as cristae. These turns are called as cristae. तो आई होप यहां से आपको स्ट्रक्चर तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्लियर हो गया होगा कि दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, बाहर वाली रेगुलर है, अंदर वाली बहुत ज्यादा फोल्डेड है और हर फोल्ड को कहा जाता है क्रिस्टे। ठीक है, अब क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एक्चुअली एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी जनरेशन में हेल्प करता है, इसलिए उसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करेगा इन द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। अगर हम एनर्जी की बात करें तो काम क्या होता है एनर्जी का? जितनी भी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है, ये सेल है, सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही है उन सबको डील करना। सेल को बाहर से कोई सब्सटेंस अंदर लेना है या अंदर से कोई सब्सटेंस बाहर फेंकना है या फिर रेस्पिरेशन करना है, या अगर कोई भी ऐसा काम है जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो किससे प्रोवाइड होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोवाइड होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी सिंथेसाइज करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज कि ये जो एनर्जी है ना, इसको हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर क्या बोल देते हैं? एटीपी। इट इज कॉल्ड एज एटीपी, दैट इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसका क्या काम हो गया? सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और एटीपी को बायोलॉजिकल सिस्टम में आप कैसे याद रखेंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यू कैन नोट इट ऑल्सो दैट एटीपी इज द एनर्जी। तो अगर हम बायोलॉजी में बात करेंगे तो अब हम एनर्जी को एनर्जी ना बोल के बोलेंगे एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कुछ नहीं है, ये है एक तरह का एनर्जी मॉलिक्यूल ही, बस हमने उसको नाम दे दिया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। एटीपी इज नथिंग बट द एनर्जी मॉलिक्यूल। और ये एनर्जी का क्या काम है? जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं बॉडी के अंदर, या फिर कोई मैकेनिकल वर्क करना है, या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करना है, तो एटीपी उसके अंदर रोल प्ले करता है। अब बात ये आती है कि अगर एटीपी प्रोड्यूस करता है तो उसका इस मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से क्या लेना देना है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता था कि आउटर मेम्ब्रेन जो सर्कुलर है, रेगुलर दिख रही है, इनर वाली भी वैसी ही हो जाए? इनर वाली में फोल्डिंग्स इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि एक्चुअली जो हमने एटीपी की बात करी है कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है, वो एटीपी सिंथेसिस कहां पर होती है? ऑन द सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। एटीपी बनती है यहाँ पे, जिन मॉलिक्यूल से बनती है उसे कहते हैं ऑक्सीजोम्स। ठीक है, उनसे बनती है एटीपी। अब ये जो एटीपी होती है ना, अगर ये इनर मेम्ब्रेन पे बनती है तो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड रहेगी तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा। सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? एटीपी ज्यादा बनेगी, सेल के पास एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा अच्छे से और एफिशिएंटली काम हो सकेगा। अगर हम देखें कि कोई मेम्ब्रेन है जो कि बिल्कुल लीनियर है और वहीं हम ऐसी मेम्ब्रेन बना दें जो कि फोल्डेड है, तो अब आप देखो कि सरफेस एरिया ज्यादा किसके अंदर पाया जा रहा है?
ऑफ कोर्स सेकेंड केस के अंदर पाया जा रहा है। तो पहले अगर एटीपी इतनी बनती इस पूरी मेम्ब्रेन से, अगर हमने उसको फोल्ड कर दिया तो वी कैन से कि उसके कुछ मल्टीपल टाइम्स एटीपी बनने लगेगी और सेल को एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सेल के पास एनर्जी सिंथेसिस ज्यादा होगी, यानी एनर्जी अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली सेल यूज कर सकता है। तो रीजन फॉर द फोल्डिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इज बिकॉज इट प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया फॉर द सिंथेसिस और प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। सो द सेम रीजन इज रिटन ओवर हियर आल्सो। It helps in increasing the surface area for energy production, that is adenosine triphosphate molecules. Okay, now the next organelle that we have to discuss is the plastids. ठीक है, अब हमें बात करनी है plastids क्या होते हैं। तो प्लास्टिड की अगर हम बात करें, सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखना बहुत इजी है, क्योंकि P फॉर प्लास्टिड है और P फॉर प्लांट सेल्स है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाएंगे, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाए जाएंगे। ओके, नाउ ये कितने टाइप्स के हैं अभी हमें याद रखना है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट है। दो टाइप्स हैं, ऑल्दो इनके टाइप्स बहुत सारे होते हैं। एज पर एनसीईआरटी हमें यही दो इंपॉर्टेंट टाइप्स को स्टडी करना है और इन्हीं के बारे में अभी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। पहले हम ल्यूकोप्लास्ट पढ़ लेते हैं क्योंकि इसको कवर करना बहुत ईजी है और छोटा सा इसका रोल है। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है प्रोटीन और फैट को स्टोर करना, प्रोटीन और फैट्स को स्टोर करना, प्रोटीन एंड फैट्स का स्टोरेज करना, दैट इज द सिंपल रोल ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्रोमोप्लास्ट, सबसे पहली बात तो क्रोमो या क्रोम का मतलब होता है कलर, क्रोम और क्रोमो मीन्स कलर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि वो वाले क्रोमोप्लास्ट जिनके पास ऐसा पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर दे आर कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे बात कि दो तरह के प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। वो वाले क्रोमोप्लास्ट जिनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, दे आर कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नाउ व्हाई आर वी कॉलिंग दिस क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज इनके पास क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट है तो हमने क्या नाम दे दिया, दे आर कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमो मतलब कलर, तो ऐसे प्लास्टिड जिनके पास कलर होगा या कलर इंपार्ट करते हैं दे आर कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट, और वो वाले क्रोमोप्लास्ट जिनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा दे विल बी कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेंगे, ग्रीन कलर के पिगमेंट को कंटेन करेंगे, जो कि किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जो कि हमने पढ़ा हुआ है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वी ऑल नो कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि खुद का खाना खुद बना सकते हैं, दैट मींस दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। तो वो सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं ग्रीन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज द क्लोरोफिल। तो अगर वो ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्रोमोप्लास्ट बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग कलर कंटेन कर सकते हैं। वो वाला क्रोमोप्लास्ट जो कि ग्रीन पिगमेंट को कंटेन करता है, उस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल। उस क्रोमोप्लास्ट को हम क्या नाम दे देंगे, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। ओके, सो व्हाट डज इट हेल्प इन, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फूड, दैट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, अब अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो ये किसके अंदर होता है, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि खुद का फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्लोरोप्लास्ट समटाइम्स मोस्टली इट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट, ऑफ कोर्स, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। साथ ही जो कलर होता है प्लांट्स को, ग्रीन कलर, वो भी क्लोरोप्लास्ट ही इंपार्ट कर देता है। कई केसेस के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर और भी कुछ कलर्स के पिगमेंट हो सकते हैं, सच एज कोई येलो कलर का पिगमेंट भी पाया जा सकता है उसके अंदर, या फिर कभी कभी ऑरेंज कलर का पिगमेंट भी पाया जा सकता है। तो येलो ऑरेंज कलर का पिगमेंट भी उसके अंदर पाया जा सकता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, येलो ऑरेंज पिगमेंट भी पाए जा सकते हैं। ओके,
तो अभी तक हमने डिस्कस किया क्रोमोप्लास्ट क्या है और ल्यूकोप्लास्ट क्या है। एक बार अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आई विल जस्ट इरेज ऑल दिस एंड वी विल लुक एट द स्ट्रक्चर कि कैसा स्ट्रक्चर होता है किसी भी क्लोरोप्लास्ट का, क्योंकि अभी हम क्लोरोप्लास्ट पे स्टडी करने वाले हैं। तो क्लोरोप्लास्ट और कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट दी क्रोमोप्लास्ट, जिसके पास क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो एक बार हम स्ट्रक्चर बना लेंगे सेल का, और सेल के अंदर देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस तरह से पाया जाता है। ये हमारा सेल है, इसमें इधर न्यूक्लियस है, इधर ER होगा, इधर होगा गोल्गी, इधर हम कहीं मान लेते हैं लाइसोसोम्स भी होंगे। अब हमें फोकस करना है किस पे, इधर लेट से माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। ठीक है, अब हमें फोकस करना है हमारा नेक्स्ट जो कि है क्लोरोप्लास्ट पे। तो क्लोरोप्लास्ट कैसा स्ट्रक्चर होगा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 मेम्ब्रेन का होता है। इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, वो भी क्लोरोप्लास्ट। मैं यहां लिख देती हूँ दैट क्लोरोप्लास्ट it is made up of 2 membranes. It is made up of 2 membranes. अब हम एक बार इस स्ट्रक्चर को जूम करके देखते हैं। पहली तो हो गई इनर मेम्ब्रेन ये, और बाहर हो गई आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, सो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, and this is the outer membrane. Now क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और जब ऐसी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है ना, दे एक्चुअली कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल। तो इन्हीं पे पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो अब समझ में आया है हमें कि कहां पर जो पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेन का नाम और है, अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ल्यूमेन होता है उसके अंदर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर होता है क्लोरोफिल, जो कि हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ फूड में एंड ऑल्सो इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द प्लांट। अब ऐसी बहुत सारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन अगर एक साथ लगा दी जाएं, जो यूजुअली ऐसा ही पाया जाता है, एक थाइलाकॉइड ये है, और अब ऐसी बहुत सारी थाइलाकॉइड एक साथ लगा दी जाए, तो इस पूरे स्टैक को नाम दिया जाता है ग्रेना। दिस एंटायर स्टैक इज कॉल्ड एज ग्रेना। ओके, so this is the entire structure कि किस तरह से पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट और कैसे काम करता है। अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है और 2 मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट ऑर्गेनल जिसका नाम है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का क्या है, ऐसा ऑर्गेनल है जो सबसे पहली बात सिंगल मेम्ब्रेन का है। Very important to remember. Okay, one more important point before we start with the vacuoles is that एक हम important point discuss कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में। I will just erase all these portions, तो हम डिस्कस कर पाएंगे कि क्या होता है इसका काम। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से अगर हम एक बार स्ट्रक्चर फिर से देख लें तो कैसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज दिस, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जो है कुछ ऐसी फोल्डेड पाई जाती, ठीक है। और अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने देखा वो भी कैसा है, 2 मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाया जाएगा। अंदर इसके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, जिसको हम पूरे स्टैक को बोलेंगे ग्राना, पाया जाता है, ठीक है। ये होता है स्ट्रक्चर ऐसा। इसके ऊपर पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट जो किस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट वी हैव टू स्टडी इज कि जो दोनों ही ऑर्गेनल्स हैं, ये हमने देख लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि प्लांट एनिमल दोनों में पाया जाएगा, और दिस इज आवर क्लोरोप्लास्ट जो कि किस में पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा। Now, one more important point is that कि चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें चाहे हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर लें, ये जो दोनों ही ऑर्गेनल्स हैं इनके पास खुद का डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि दोनों ही जो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दोनों के पास ही दो मेम्ब्रेन्स होती है, दोनों के पास ही खुद का डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके पास खुद का डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए के ऊपर आपको पता है जीन्स होते हैं जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। तो दोनों में ही खुद का डीएनए पाया जा रहा है। वी विल जस्ट लेबल इट ऑल्सो, इट इज द डीएनए। डीएनए पाया जाता है और दोनों के पास ही खुद के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, खुद के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। हम इसको भी लेबल कर लेंगे एक बार। ये क्या है, खुद के राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स आपको पता है प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो अगर ये दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास खुद का ही डीएनए है, खुद का ही प्रोटीन है, तो डीएनए पे ये राइबोसोम्स बैठ जाते हैं और प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो डीएनए राइबोसोम दोनों ही ऑर्गेनल्स के पास है, इसलिए खुद के कुछ प्रोटीन्स दे कैन सिंथेसाइज सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। इसी वजह से ये दे कैन सिंथेसाइज सम प्रोटीन्स बाय देयर ओन। सम प्रोटीन सिंथेसिस कैन टेक प्लेस बाय देम। मतलब कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि खुद बना लेते हैं और बाकी प्रोटीन्स इनको न्यूक्लियस बना के देता है। तो वी हैव टू रिमेंबर एट दिस स्टेजेस दोनों के पास दो मेम्ब्रेन है, दोनों के पास खुद का डीएनए है, दोनों के पास खुद के राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो पार्शियल प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ये दोनों ऑर्गेनल्स खुद ही कर लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। नाउ वैक्यूल्स पे आते हैं। वैक्यूल्स क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनल है एंड इट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर ऑल्सो। वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनल है। अगेन वी विल नॉट ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर्स, आई एम जस्ट गोइंग टू लेबल देम कि न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस के पास में आप देखेंगे ईआर भी होगा, इधर गोल्गी अपैरेटस भी होगा। ये सारे एक्चुअली सेल के अंदर इसी पैटर्न में पाए जाते हैं कि न्यूक्लियस है, ईआर है, गोल्गी है। तो अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे कि सेल का कंपार्टमेंटलाइजेशन कैसे हो रहा है। पहले हमने स्टार्ट किया था सेल खाली था, साइटोप्लाज्म से भरा हुआ था। अब हमने देखा कि सेल के अंदर क्या क्या और ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं। फिर इधर वी कैन से लाइसोसोम्स भी होंगे। इसी के साथ वी विल ऑल्सो सी कि यहाँ पर पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, साथ ही साथ पाया जाएगा प्लास्टिड अगर प्लांट सेल है तो। अगर प्लांट सेल नहीं है तो प्लास्टिड एब्सेंट हो सकता है, प्लास्टिड है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट ऑर्गेनल की अगर हम बात कर लें तो वो आ जाएगा वैक्यूल। इधर हम बात कर लें वैक्यूल भी आ जाएगा। मोस्टली जो वैक्यूल है ना ये भी पाया जाता है प्लांट सेल के अंदर ही। तो आप ऐसा याद रखिए, प्लास्टिड तो ऑफ कोर्स प्लांट में ही पाया जाएगा। वैक्यूल जो है मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल में या तो नहीं होता है या फिर बहुत ही कम पाया जाता है। तो इसलिए हम वैक्यूल को जब भी पढ़ते हैं वी स्टडी इट इन द रेफरेंस ऑफ प्लांट सेल्स। तो एक बार के लिए वी विल जस्ट रिमूव दिस और हम उसको डायग्राम बना के देखते हैं। वैक्यूल और कुछ नहीं है, एक बहुत ही बड़ा बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज नथिंग बट अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, या फिर ऐसा कह लो स्टोरेज बैग है या स्टोरेज सैक है जो कि फ्लूइड कंटेंट है या फिर कोई ऐसा लिक्विड मटेरियल है या फिर कोई ऐसा सॉलिड मटेरियल है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो वैक्यूल इज नथिंग बट अ स्टोरेज बैग। एक तरह से आप समझ लो स्टोरेज है, स्टोरेज करने के काम आता है। किस चीज का स्टोरेज, या तो कोई लिक्विड हो सकता है यानी फ्लूइड हो सकता है, या फिर कोई सॉलिड मटेरियल हो सकता है, या कोई एक्सेस मटेरियल है, कोई फूड मटेरियल है जो कि सेल के पास अभी एक्सेस में है पर बाद में सेल उसको यूज ले ले, तो वो सब स्टोर हो जाता है वैक्यूल के अंदर। ओके, अब ये जो वैक्यूल होता है हमने देखा प्लांट सेल्स के अंदर ज्यादातर पाया जाता है, एनिमल्स में या तो बिल्कुल ही नहीं होगा या बहुत कम होगा। वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर लार्ज but in animal cells either there are no vacuoles or very small size vacuoles are present, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, अभी एक पहला काम तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेल को टर्जिडिटी मतलब सेल की टोनिसिटी मेंटेन करके रखता है, वाटर लेवल मेंटेन करके रखता है, और सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और सेल वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है अगेन सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, और जो मेम्ब्रेन का नाम होता है वो होता है टोनोप्लास्ट। द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज टोनोप्लास्ट।
एंडोप्लास्ट। ठीक है, अब हमने देखा स्टोरेज का तो काम है ही, एक बार हम उन मॉलिक्यूल्स को भी देख लेते हैं जिनकी स्टोरेज ये करता है, जैसे अमाइनो एसिड है, प्रोटीन्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और शुगर्स है। इनकी क्या करता है, स्टोरेज करता है। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है। उन स्टोरेज मॉलिक्यूल्स का नाम भी है जो हमने यहाँ पर दे दिया, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड। कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर वैक्यूल क्या करता है, जो भी एक्सेस फूड है और वेस्ट है उनको भी रिमूव कर देता है, ताकि सेल से जितना भी वेस्ट है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, एक बार अगर हम डिस्कस करें हमारा पहला स्लाइड जिसके अंदर हमने प्लांट एनिमल सेल्स को डिस्कस किया था, तो नाउ वी कैन इजिली लुक एट कि कौन सा ऑर्गेनेल कहाँ है, क्या काम प्ले करता है। हमने ER के बारे में देख लिया था और हमने देख लिया था कि न्यूक्लियस क्या होता है। गोल्गी की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें प्लांट सेल के अंदर गोल्गी apparatus इज ओवर हियर, जो क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स में हेल्प करेगा। और ओवर हियर आल्सो वी कैन से कि गोल्गी यहाँ ER के पास में ही पाया जा रहा है। मेम्ब्रेन में जितना भी लिपिड या फैट भेजना है उसको भेजेगा, स्टोरेज करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा और साथ ही साथ कई एंजाइम्स की सिंथेसिस में भी हेल्प कर सकता है ये। Now after that we have also discussed कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। तो लाइसोसोम्स ये रहे एनिमल सेल्स के अंदर जो कि सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं, और प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम्स वी कैन आल्सो से, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर इससे छुप चुका है बट स्मॉल वेसिकल्स दे विल बी कॉल्ड एज लाइसोसोम्स। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा, चाहे वो एनिमल सेल हो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए या फिर जो प्लांट सेल हो तो पाया जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगेन दोनों में पाया जाएगा। नेक्स्ट इज प्लास्टिड, जो कि क्या होता है, एक तरह का क्लोरोप्लास्ट। अगर हम डिस्कस करें तो प्लास्टिड वी नो दैट इट विल बी ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, इट विल नॉट बी फाउंड इन एनिमल सेल्स। तो प्लास्टिड देखें, क्लोरोप्लास्ट ओपन टू शो द थाइलाकॉइड जो हमने अभी डिस्कस किया है। लास्ट इज द वैक्यूल। तो वैक्यूल मैक्सिमम केसेस के अंदर पाया जाता है प्लांट सेल्स के अंदर। एनिमल सेल में जैसा हमने डिस्कस किया या तो बहुत कम होगा या फिर नहीं होगा। तो वैक्यूल अगर आप जो देखेंगे तो वो एक होता है, हमने बोला स्टोरेज सैक होता है जो कि क्या करेगा, स्टोरेज के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है, सो ये मोस्टली पाया जाएगा किसके अंदर, इट विल ओनली एंड ओनली बी फाउंड इन दी प्लांट सेल्स। अगर हम ये देखें तो हमारे पास वैक्यूल भी यहाँ पर पाया जा रहा है। अब क्या होता है, जैसा हमने देखा कि जो प्लांट सेल है उनके पास क्या होता है, वैक्यूल होता है। और वैक्यूल बहुत ही बड़ा सा एक ऑर्गेनल है जो कि स्टोरेज करेगा लिक्विड की या सॉलिड्स की। तो अब ये वैक्यूल क्योंकि स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये इतना सारा स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लेता है सेल के अंदर, तो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना वो कहीं पेरीफेरी पे पाया जाता है। पेरीफेरी मींस बाउंड्री की तरफ पाया जाता है, क्योंकि जो वैक्यूल है उसने प्लस सेल का बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है सेल का, प्लांट सेल का, वो थोड़ा कॉर्नर पे, हम ऐसा कह सकते हैं बाउंड्री की तरफ शिफ्ट हो गया है। तभी आप इस डायग्राम में देखेंगे तो प्लांट सेल जो है उसका जो न्यूक्लियस है वो कहीं आपको इधर दिखेगा। प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो आपको इधर कहीं दिखेगा, कॉर्नर की तरफ, हम कह सकते हैं बाउंड्री की तरफ दिखेगा। ठीक है, और आई विल जस्ट इरेज इट एंड देन यू कैन हैव अ लुक कि किस तरह से पाया जाता है। ये हमारा वैक्यूल है और ये न्यूक्लियस की उसकी वजह से थोड़ा कॉर्नर में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, बट एनिमल सेल्स के अंदर क्योंकि वैक्यूल नहीं पाया जाता है तो जो न्यूक्लियस होता है वो इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ओनली, वो पाया जाता है सेंटर के अंदर। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे जो न्यूक्लियस है इमेज में भी आपको सेंटर में दिखेगा। तो न्यूक्लियस इन एनिमल सेल्स is found in the center of the cell and in plant cells it is found toward the periphery. Why? Because plant cell के अंदर एक काफी ज्यादा स्पेस जो है वो वैक्यूल ही ऑक्यूपाई कर लेता है। So that is all for the lecture. I hope that it is easy for you to understand and that's all. Thank you very much.